नमस्कार बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर के लिए मैं ये वीडियो आज का बना रहा हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही मज़ेदार है, इसलिए इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो भी है थर्मोडायनामिक्स, और थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत भी आज हम लेकर आए हैं न्यूमेरिकल, लेकिन आज न्यूमेरिकल हम लेकर आए हैं रेफरेंस बुक से न लेकर आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी बेस्ड, ओके, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड के न्यूमेरिकल बहुत मस्ट हैं। तो आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल। सवाल नंबर फर्स्ट है, देखिए लिखा हुआ है गतिशील पिस्टन लगे किसी सिलेंडर के मानक ताप व दाब पर 3 मोल हाइड्रोजन भरिए। सिलेंडर की दीवारें ऊष्मारोधी पदार्थ की बनी है तथा पिस्टन को उस पर बालू की परत लगाकर ऊष्मारोधी बनाया गया है। ओके, यदि गैस को उसके आरंभिक आयतन के आधे आयतन पर संपीड़ित किया जाए तो गैस का दाब कितना बढ़ेगा। और दिया हुआ है कि 2 की पावर 1.4 बराबर 2.64, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में फिर से पढ़ रहा हूं। करा गतिशील पिस्टन लगे किसी सिलेंडर के मानक ताप व दाब पर 3 मोल हाइड्रोजन भरिए। सिलेंडर की दीवारें ऊष्मारोधी पदार्थ की बनी है तथा पिस्टन को उस पर बालू की परत लगाकर ऊष्मारोधी बनाया गया है। यदि गैस को उसके आरंभिक आयतन के आधे आयतन पर संपीड़ित किया गया है तो गैस का दाब कितना बढ़ेगा। दिया हुआ 2 की पावर 1.4 बराबर 2.64। तो शुरू करने से पहले बता दें कि देखिए इसमें है कि चूंकि कह रहा है दीवारें और पिस्टन दोनों ही कैसा ऊष्मारोधी है, अतः इसमें रुद्धोष्म प्रसार होगा। ओके, समतापी रुद्धोष्म आप जानते हैं, समतापी जो बस स्लो वर्क होता है, रुद्धोष्म जो अचानक हो जाए। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, सबसे पहले गिवन P1 मान लिया, P मान लिया, ओके, P2 निकालना है आपको। और अब कह रहा है कि यदि गैस को उसके आरंभिक आयतन के आधे आयतन पर, डैट मीन्स V1 V और V2 कितना हो जाएगा V/2, ठीक। तो आप जानते हैं सॉल्यूशन कितना होता है, PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या कर सकते हैं P1 V1 पावर गामा बराबर P2 V2 पावर गामा, ओके। या कर सकते हैं हम यहां पर कि इधर ले आइए, करिए V1 अपान V2, V1 गामा V2 गामा बराबर P2 अपान P1, ओके। इधर कर दीजिए P2 बराबर V1 अपान V2 पावर गामा और इंटू P1, ओके। V1 कितना है, V है, ये कितना है V/2, इसको P1 कितना है P, या इसको कर देंगे P2 हो रहेगा V2 ऊपर आएगा, पावर यहां पे गामा चल रही है, ओके, V। और गामा की आपको बता दें चूंकि हाइड्रोजन है और ये द्विपरमाणु गैस है, अतः इसके लिए कितना होता है 1.4 P। V से V कैंसिल, P2 कितना आ गया 2 की पावर 1/1.4 P। इसकी वैल्यू देखिए दी हुई है 2.64, तो P2 हो जाएगा 2.64 P। कह सकते हैं कि जो नया दाब है वो अपने प्रारंभिक दाब के 2.64 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए आ चुका है P2 बराबर 2.64 P आपका आ चुका है, ठीक, यानी इतने गुना ये हो जाएगा। तो इसका आंसर कह सकते हैं कि जो नया दाब है वो अपने प्रारंभिक दाब के 2.64 गुना हो जाएगा। बच्चों देखिए क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि एक हीटर किसी निकाय को 100 वाट की दर से ऊष्मा प्रदान करता है। यदि निकाय 75 जूल पर सेकंड की दर से कार्य करता है तो आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि किस दर से होगी। मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहा हूं। एक हीटर किसी निकाय को
100 वाट की दर से ऊष्मा प्रदान करता है। यदि निकाय को 75 जूल पर सेकंड की दर से कार्य करता है तो आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि किस दर से होगी? ये ना, डेट मीन्स आपको क्वेश्चन में इसमें यह कह रहा है कि निकालना है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। आपने पढ़ा है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, सबसे पहले लिखे गिवन क्यों कितना दे दिया इन्होंने 100 ना, वाट दिया हुआ, वाट कर दीजिए कोई बात नहीं। वर्क 75 जूल अपॉन सेकंड, ठीक, यानी दैट मीन्स वाट हो गया। ये भी आंतरिक ऊर्जा निकालना आपको, क्या लगाएंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या होता है कि जब कभी किसी गैसीय निकाय को गर्म किया जाता है तो उसका कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा बढ़ाता है, शेष भाग लगाया गया दाब के विरुद्ध कार्य करता है। डेट मीन डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये था क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। ये ना कितना फॉर्मूला आपका ये होता है कि क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये डी यू निकालिए तो इधर अगर आ जाएगा तो ये आपको आ जाएगा क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू कितना दे दिया इन्होंने? 100 माइनस 75, डेट मीन्स 25 वाट। ओके, तो कह सकते हैं कि इसके आंतरिक ऊर्जा में 25 वाट की वृद्धि होगी। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रहा हूं, कह रहा कि ये एक हीटर किसी निकाय को 100 वाट की दर से ऊष्मा प्रदान करता है और उसे 75 जूल पर सेकंड की दर से कार्य होता है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। मैंने लगा दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, मतलब देखिए क्वेश्चन जो नेक्स्ट है हमारा, ये फिगर दिया हुआ है और ध्यान रखिएगा मैं ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के करा रहा हूं। ये फिगर दिया हुआ है, इस टाइप के सवाल आपने लगाए हुए हैं। कह रहा चित्र की सहायता से डी से ई और ई से एफ के बीच में कार्य ज्ञात करिए। याद है ना, इससे पहले इसके सवाल हम लोग कर चुके हैं इस टाइप के, लेकिन वो आपके थे रेफरेंस बुक के और आज हम लोग कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी बुक के। तो आपको निकालना है डी से ई के बीच में कार्य वर्क। देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन। आपको याद होगा मैंने बताया था जब वर्क निकालने का होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सा फिगर बनेगा हम उसको डैश डैश करके मिला देंगे नीचे आधार तक। ओके, और फिर जो सभी हमारा फिगर बनेगा हम उसका निकाल लेंगे क्षेत्रफल, वही हमारा आंसर होगा। तो आइए देखते हैं डी से ई तक। ठीक, तो पहले ई को ई मिला दीजिए डैश 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 करके और डी वाला डैश 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 करके। ओके, अब देखिए अब कह रहा था कि ये आपका डी से ई डैट मीन्स ये आपका बन रहा है समलंब चतुर्भुज। ये ना क्या बन रहा है? समलंब। समलंब का क्षेत्रफल कितना होता है? समांतर भुजाओं का योग गुणे इनके बीच की दूरी बटे 2। तो लिखेंगे वर्ग होगा एरिया। ठीक, डैट मीन्स कितना हो जाएगा इसका? समांतर भुजाओं का योग गुणे इनके बीच की दूरी बटे 2। एक भुजा पूरी ये यहां से लेकर यहां तक है 600 है, दूसरी भुजा दिस ये कितनी है? 300 प्लस 300 अपॉन 2। ओके, तो देखिए इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? दोनों पैर जहां पर पड़ रहे हैं ये ना, इनके बीच की डिस्टेंस 5 में से 2 गया 3, राइट? 3 ऐड करिए 900 अपॉन 2 इंटू 3। ठीक, कितना आएगा? 1.5। डैट मीन्स 900 इंटू 1.5 करिए मल्टीप्लाई। 9 5 जा 45, कितना है? 4। 9 1 जा 9 और 4 30, ये ना पॉइंट। डैट मीन्स 1350 जूल। ठीक, डैट मीन्स आपका जो वर्क आ गया है ये कितना आ गया? 1350 जूल। ये कहां तक आया है? ये आया है
आपका डी से ई, अब निकाल लें ई से एफ। फिर देखिए ये डैश डैश मिला दिया और ये, लेकिन ई से एफ के बीच कार, ओके। फिर कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये अब की आपका क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है ना, दैट मीन्स एरिया क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, दैट मीन्स आयत। आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये लंबाई है 5 में से 2 गया 3, चौड़ाई कितनी है 300, ये ना, या इसको लंबाई मान लो, इसको चौड़ाई 300 इंटू 3, दैट मीन्स 900 जूल, राइट। ये आपका आगे ई से एफ तक 900 जूल। बच्चों देखिए जो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिखा है खाद्य पदार्थ को एक प्रशीतक के अंदर रखने पर उसे 9 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाए रखता है। यदि कमरे का ताप 36 डिग्री सेंटीग्रेड है तो प्रशीतक के निष्पादन गुणांक का आकलन कीजिए, राइट। फिर देखिए कह रहा है खाद्य पदार्थ को एक प्रशीतक के अंदर रखने पर उसे 9 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाए रखता है। यदि कमरे का ताप 36 डिग्री सेंटीग्रेड है तो प्रशीतक के निष्पादन गुणांक का आकलन कीजिए, ठीक। तो आइए लिखते हैं, देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा, कमरे का ताप 36 डिग्री, दैट मीन्स T1 कितना है 36 प्लस 273, दैट मीन्स 6 3 9 7 3 10 2 1 3, ये ना इतने केल्विन। T2 कितना हो जाएगा, बनाए रखता कितना 9 डिग्री, तो 9 प्लस 273 कितना आ जाएगा 9 3 12 7 1 8 2, इतने केल्विन, राइट। अब दैट मीन्स आपको कह रहा था निकालना है प्रतिशत वो निष्पादन गुणांक, इसको लिखते हैं बीटा से, ठीक। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। का फॉर्मूला होता है T2 अपान T1 माइनस T2, जो कि आप पीछे पहुंच चुके हैं, ठीक। अब देखिए T2 कितना है 282 अपान T1 कितना है 309 282, ये ना। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें 282, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 जाएगा 1, ओके। अब अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें कितना है 282, दैट मीन्स यहां इसको डिवाइड करें 282 को 17 से, 71 जा कितना होगा 17, 8 में से इसको अगर आप इसको डिवाइड करें कितना हो रहा है 282 अपान 17, ये ना 282 अपान, इसको देखिए 9 में से 2 गया कितना आया था 7, 10 में से 8 गया, इसको एक बार चेक करिए कैलकुलेशन, बच्चों से फिर चेक कर लेते हैं कि 9 में से 2 गया 7, यहां बच्चे 10 में से 8 जाएगा, बच्चे को 2, ठीक 19 27 हो रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं 282 अपान 17 27 कितना आएगा, ठीक 27, 1 जा 27, कितना बचेगा 1 2, राइट। अब इसका डिवाइड करें तो आपको आता ही होगा, ठीक। आगे आप इसको डिवाइड कर लेंगे, या इसको एक यहां 0 बढ़ाइए, यहां 0 कितना हो जाएगा पॉइंट, 4 को करिए 4 4 7 जा 28 भाई 4 7 जा 28 कितना है 2, 4 2 जा 8 2 12, यानी लगभग कितना हो रहा है, लगभग अप्रोक्सीमेट, ये ना अप्रोक्सीमेट। भाई देखिए ऐसे देखिए 27 को करिए तो 27 को 10 से करिए, 27 धामा 270 80, 27 धामा 270, है ना। हम इसको देखिए यहाँ डायरेक्ट कर दें, इतना 282, 282
अगर इसको 27 से करिए तो 27 इंटू 10 270 ऐसे ही हो रहा है कि नहीं, राइट। तो डेट मीन्स हो रहा है कि 10.4 APX यानी अप्रोक्सीमेट, ओके। ये आपका हो रहा है अप्रोक्सीमेट 10.4। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा कि ये आ गया था निष्पादन गुणांक 10.4। तो जैसा कि मैंने कहा बच्चों, रेफरेंस बुक के अलावा एनसीईआरटी बुक के भी जो न्यूमेरिकल हैं उनको भी घर पे लगाना आवश्यक है, अति आवश्यक, अति आवश्यक, अति आवश्यक है। थोड़े से न्यूमेरिकल टफ होते हैं, लेकिन अगर आपको इजी करना है तो पहले पूरे न्यूमेरिकल को पढ़ें, उसके बाद क्या क्या चीज़ें उसमें से दी हुई है उसको शार्ट आउट कर लें, देन क्या फॉर्मूला लगेगा, सारे फॉर्मूले आपको लर्न हो। शर्त यह है कि सारे फॉर्मूले आपको लर्न हो। और अगर कोई सा क्वेश्चन नहीं आता है, जैसा कि मैंने कहा हुआ, बिना खटके आप मुझे कॉल करें और अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, लेकिन शर्त यह घर पे आप पढ़िए ज़रूर। घर पर रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।